Hello everyone, myself Mihir Pandey, MSc Geology from VBPSU University, and you are watching Sasta Master. Today we are starting a very conceptualized and interesting chapter, Cell Cycle and Cell Division. ये चैप्टर देखने में जितना ही छोटा है एनसीईआरटी में, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और बहुत कॉन्सेप्ट से आते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको हमारे बहुत सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, हम आज एकदम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एकदम ज़ीरो से लेके और पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं इस चैप्टर की। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, और लाइन पढ़ने से पहले उस लाइन का एक बेसिक जो होता है, एक ओवरव्यू जो होता है, वो पहले क्लियर करेंगे। माइंड में पूरा एक मैप क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट एनसीईआरटी की लाइन रीड करेंगे। बहुत ही अच्छे से हर एक वर्ड क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस चैप्टर को एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। आफ्टर दैट बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। एनसीईआरटी क्या कह रही है आपसे? कह रही है कि आर यू अवेयर दैट all organism, even the largest, start their life from a single cell. एनसीईआरटी क्या कह रही है कि क्या आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म, हालांकि सबसे बड़े वाले भी, उनकी जो लाइफ होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। हाँ, हम तो इतना तो जानते हैं, जैसे वी ह्यूमंस, हम कैसे बनते हैं? स्पर्म ओवा से मिलता है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद सी हियर, यहाँ पे जायगोट बन रहा है। और जायगोट भी एक सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ह्यूमन बनता है। तो ह्यूमन को तो लार्जेस्ट एनिमल बोलते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हाँ, तो हम भी एक सिंगल सेल से ही हुए। हाँ, हमको पता है, एनसीईआरटी कह रही है हमको पता है। उसके बाद क्या कह रही है एनसीईआरटी? हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच अ लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी कह रही है कि चलो ठीक है, आपको पता है कि सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है, बट कैसे बन रहा है, कैसे? तो इसका आंसर है कि सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनने का मतलब है कि इस सिंगल सेल में कंटिन्यूअस डिवीजन होना। कैसा डिवीजन? इक्वली डिवाइड होता है, माइटोसिस। इक्वल डिवीजन को माइटोसिस बोला जाता है, उसको बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। सर, माइटोसिस मियोसिस के बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़े हैं, 10th में पढ़ा है। और जो नहीं भी पढ़ा है, आप मेरे चैनल पे डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस चेक कर सकते हैं। और वैसे इस चैप्टर में माइटोसिस मियोसिस तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेकिन जिसको स्टार्टिंग से ही चाहिए कि क्या होता है, तो वो जाके चेक कर सकता है। बहुत अच्छे से वहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस करके बताया गया है आपको। ठीक है, तो आप समझिए कि एक सिंगल सेल एक बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना रहा है? लगातार खुद के अंदर इक्वली डिवीजन करके। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेल डिवीजन करके एक सिंगल सेल एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, तो और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि और क्या होता है, क्या कहना चाह रहा है पूरा पैराग्राफ। कहता है कि एक सिंगल सेल है, मान लो हमारा एक सिंगल सेल है, ठीक है, और ये सिंगल सेल डिवाइड होता है तो दो इक्वल सेल बनाता है। ठीक है, और सिंगल सेल से जब दो सेल बनते हैं तो उनको उसकी प्रोजेनी बोलते हैं या डॉटर सेल बोलते हैं। और वापस से वो सिंगल सेल जो एक से दो बना है, और वापस वो दोनों फिर से दो डॉटर सेल बनाने वाले हैं, फिर से दो डॉटर सेल बनाने वाले हैं। मतलब हर बार ऐसा होगा? हाँ, हर बार एक सेल डिवाइड होगा दो में, और जो दो सेल होंगे वो आपस से वापस से दो डॉटर सेल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सर ये ग्रो क्यों लिखा गया है? अरे, आप डिवाइड करने से पहले आपको इक्वली बनाना है। मान लीजिए एक छोटा सा सेल है और इसको डिवाइड करके वापस से उतना ही बड़ा सेल बनाना है, तो कैसे पॉसिबल है? पहले ये ना ग्रो करता है। जैसे ये मान लीजिए दोनों सेल है, ये ग्रो किए, थोड़े बड़े बड़े हो गए, और वापस से डिवाइड किए। तो डिवाइड किए तो किसके बराबर होंगे? जो इनका एंसेस्टर था, ये एंसेस्टर है। सर, ये जो ग्रो वाला फेज है ना, ये इंटरमीडिएट है। ये बीच में ग्रो करते हैं, खुद को बढ़ाते हैं, फिर यही तो दो के बराबर बन जाएगा, तो अपने पहले एंसेस्टर के बराबर बन जाते हैं। तो फर्स्टली डिवाइड, आफ्टर दैट
फर्स्टली ग्रो आफ्टर दैट डिवाइड इक्वली। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो? तो ये जो हमारा सेल डिवाइड कर रहा है इसमें ग्रोथ भी हो रहा है और ये डिवाइड भी कर रहा है, और डिवाइड को ही डिवाइड करके नए सेल को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन टर्म का यूज़ किया गया है, और ग्रोथ भी कर रहा है तो ग्रोथ टर्म का भी यूज़ किया गया है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके। ठीक, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। उसके बाद एनसीईआरटी क्या कह रही है? ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। वही बात कह रहा है कि हर बार एक से दो बनेंगे ना, और वापस से जो दो बने हैं ये सिंगल वाला खुद को पेरेंट्स मानेगा, वापस से दो डॉटर बनाएगा। तो वही कह रहा है ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विच ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। हर बार वो डिवाइड करेंगे, बार बार डॉटर बनेगा, फिर वो डॉटर वापस से एज अ पेरेंट वर्क करेगा, फिर से दो डॉटर बनाएगा। ठीक है, कह रहा है दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड giving rise to new population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। वही बात कह रहा है कि पहले सिंगल सेल था, फिर ग्रो किया, दो सेल बने, फिर ग्रो किया, बड़ा हुआ, फिर डिवाइड किया, फिर दो से चार बने, फिर ये चार से वापस से ग्रो किया होगा, फिर डिवाइड किया, चार से आठ बने, आठ से ऐसे कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, और एक पॉपुलेशन ऑफ सेल, बहुत सारे पॉपुलेशन ऑफ सेल बना लेगा, और बहुत सारे सेल मिलके ही तो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करते हैं। दैट इज़ वही लाइन लिखा गया है, दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन देम सेल्फ ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज ए न्यू सेल पॉपुलेशन। तो ये न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल। एक सिंगल पेरेंटल सेल से इतना बन गया, एंड इट्स प्रोजेनी। इन अदर वर्ड, इसी को दूसरे भाषा में कहें तो सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल। कह रहा है अगर दूसरे भाषा में बोले तो वही लगातार वो साइकिल किसका, ग्रोथ का और डिवीजन का। पहले ग्रोथ हो रहा है, फिर डिवाइड हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये जो लगातार जो ये चलेगा ना, तो उससे सिंगल सेल से, एक सिंगल सेल से एक पूरा पॉपुलेशन ऑफ सेल बन जाएगा, और उसी पॉपुलेशन ऑफ सेल को आप क्या बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म, लार्ज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पहले इस चैप्टर में क्या होने वाला है, कैसे सिंगल सेल डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, और बहुत सारे सेल्स मिलके एक किसी बड़े लार्ज ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करते हैं, ये आपका पहला पैराग्राफ बता रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा सेल साइकिल। तो सेल साइकिल पढ़ने से पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए बेसिक के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है क्या कि जो हमारे पास फिलहाल में जो टाइप्स ऑफ सेल है वो दो प्रकार के हैं। एक प्रोकैरियोटिक, जिसको हम लोग बहुत ही सबसे पहला सेल मानते हैं ना, तो वेरी ऑर्डिनरी सेल बोल सकते हैं। और यूकैरियोटिक तो भाई उससे स्टैंडर्ड है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल के। बट यूकैरियोटिक सेल के पास यूनिसेलुलर तो होते ही हैं जस्ट लाइक प्रोटिस्टा, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है दोनों में, हालांकि हमको जो यहाँ पढ़ना है उतना डिफरेंस हम देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो एग्जाम्पल होता है बच्चा, वो होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट। अकेला बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक है, तो सर बैक्टीरिया है, लिविंग है, सेल है, प्रोकैरियोट है। तो सेल है तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल भी होगा, हाँ बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल होगा। और जितने भी लिविंग सेल होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ क्या हो सकता है? सर जितने भी लिविंग सेल है उनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही हो सकता है। फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है। ऑल लिविंग सेल हैविंग ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसके पास भी होगा, हाँ इसके पास भी होगा। तो इसके पास कैसा होता है? बैक्टीरिया के पास सर्कुलर होता है। आप बोलेंगे सर्कुलर,
सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल ही है बट सर्कल के फॉर्म में है। तो सर इनका जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाएगा? तो इनका जो डीएनए बच्चा देखिए, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, नहीं होता, नहीं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। तो ये देखो, ये सेल, ये हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हमारा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। और जेनेटिक मटेरियल जहाँ पाया जा रहा है उस पूरे एरिया को हम बोल देते हैं दिस इज़ द रीजन ऑफ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का रीजन है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। कैसा होता है सर? वही सेम हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिखा गया है, देख लेते हैं। लिखा गया है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन साइटोप्लाज्म, हमको पता है। लेंथ ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक इन फ्यू मिलीमीटर रेंजेस, कह रहा है जो जेनेटिक मटेरियल का लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो कुछ मिलीमीटर में होता है, ठीक है। विच इज़ वेरी लार्ज होगा यहाँ पे, विच इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सेल साइज, विच इज़ वेरी लार्ज। तो अब हम यहाँ पे लार्ज लिख देते हैं, विच इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सेल साइज ऑफ बैक्टीरिया। सो वी हैव टू फोल्ड इट विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन। क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, वो बहुत बड़ा होता है, बैक्टीरिया के साइज से भी बड़ा होता है। तो सर बैक्टीरिया के साइज से बड़ा उसका डीएनए होगा, तो उसको कैसे रखेंगे उस सेल के अंदर? तो सर उसको, उस लेंथ को हम फोल्ड करते हैं, उस डीएनए को हम फोल्ड करते हैं। कैसे फोल्ड करते हैं? तो यहाँ पे फोल्ड करने के लिए हमको कुछ बेसिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा हमारा डीएनए होता है वो डीएनए हमारा एसिडिक नेचर का होता है और निगेटिव नेचर का होता है, और जो प्रोटीन है वो बेसिक का है और पॉजिटिव का है। तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे और ये प्रोटीन के चारों तरफ अच्छे से घिर के एक कम जगह में, एक लंबी लेंथ का डीएनए एक बहुत कम जगह में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए हमको फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इन यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन न्यूक्लियस, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ डीएनए अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग होता है यूकैरियोटिक सेल में, और ह्यूमंस में भी, हम अधिकतर ह्यूमंस में बोलते हैं कि 2.2 मीटर लंबा होता है, ठीक है, ह्यूमंस में। सर इतना बड़ा डीएनए का लेंथ है ह्यूमन में? हाँ, इतना बड़ा लेंथ है डीएनए का ह्यूमन में। तो सर हमारा 2.2 मीटर तो इतना बड़ा इंसान ही नहीं है, और इंसान नहीं है तो उसका सेल तो बहुत छोटा होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा होता है। तो उस छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए, इसका मतलब फोल्ड करना है। हाँ, फोल्ड करना है। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स यहाँ पे आप काट के ह्यूमन कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर ह्यूमन में 2.2 मीटर का होता है। सो वी हैव टू फोल्ड इट फॉर एडजस्टमेंट इन अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। तो स्मॉल न्यूक्लियस में इसको फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर भी हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बिकॉज हमारा जो डीएनए होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और प्रोटीन जो होता है बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे हम हिस्टोन प्रोटीन, पर्टिकुलर हिस्टोन प्रोटीन जो आर्जिनिन और लाइसिन से मिलकर बनता है, हिस्टोन प्रोटीन, और बहुत सारे हिस्टोन होते हैं 4 प्रकार के, H1 H2 ऐसे होता है। तो उसको मिला के ऑक्टामर बनाते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर, जो गोला होता है। कैसा होता है सर? गोला साइज का प्रोटीन होता है। इसी गोले साइज के प्रोटीन के चारों तरफ हम डीएनए को बांधते हैं, ऐसे रैप करते हैं। देखो कैसे डीएनए बंधा हुआ है, पहले यहाँ रैप हुआ है ऐसे, फिर आगे बढ़ा है, फिर रैप हुआ है, फिर आगे बढ़ा है, फिर रैप हुआ है, फिर आगे बढ़ा है, फिर रैप हुआ है, आगे बढ़ा है, रैप हुआ है। तो किसके चारों तरफ घूम रहा है? हिस्टोन प्रोटीन के। क्यों घूम रहा है? क्योंकि हमको कम स्पेस में हमारे डीएनए को फोल्ड करना है, न्यूक्लियस के अंदर उसको एडजस्ट करके रखना है। इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इतना समझ में तो आ गया हम लोगों को। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम डीएनए के बारे में देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। डीएनए कैसा होता है यूकैरियोटिक सेल में? सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखिए बना हुआ है,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना हुआ है। फिर सर ये डीएनए का देखिए ना कुछ चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर में। हाँ, डीएनए अब थोड़ा सा कंडेंस्ड हो रहा है। कंडेंस्ड का मतलब इसको फोल्ड कर रहे हैं, उसको एकदम पास पास रख रहे हैं। तो डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस में से गुजार रहे हैं। देखिए हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से ये फोल्ड हो रहा है, कम स्पेस में आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे जब डीएनए कंडेंसेशन की तरफ बढ़ता है तो बोलते हैं वो बनता है क्रोमैटिन। क्या बनता है, क्रोमैटिन। देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़ा दूर दूर कंडेंस है हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से, जो कि बेसिक हेल्प होता है, फोल्डिंग के लिए काम होता है। अब देखिए यहाँ पे सर ज़्यादा फोल्ड हो रहा है, एकदम नज़दीक नज़दीक है, एकदम पास पास है। तो उसको और ज़्यादा फोल्ड करने के लिए ना यहाँ पे और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और जो प्रोटीन होता है वो हिस्टोन नहीं प्रोटीन होता है, एन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, NHC। NHC की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम के लिए। तो और ज़्यादा कंडेंस की तो अभी भी क्रोमैटिन है, बट मोर कंडेंस है। बट क्या है, मोर कंडेंस है। और कंडेंस हुआ एकदम 100% कंप्लीट कंडेंस हो गया डीएनए। जो कंप्लीट कंडेंस हो गया तो ये क्रोमोजोम बना दिया। क्या बनाया, क्रोमोजोम है, मोस्ट कंडेंस है, कंप्लीटेड कंडेंस है। और ये दिखता है विजिबल ओनली व्हेन सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड करने जाता है तभी क्रोमोजोम दिखता है। सर इसका क्या लॉजिक है, यही तो लॉजिक पढ़ने के लिए हम आए हैं, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कुछ और बताइए। तो देखो बच्चा, अब आपके पास सवाल है, सर आप पता है कि डीएनए का ही सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम होता है, इतना क्लियर है। डीएनए कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनाता है, और कंडेंस होता है फिर भी क्रोमैटिन रहता है, और 100% कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है डीएनए। इट मीन्स कि डीएनए और क्रोमोसोम बहुत अलग नहीं है, सेम है, बट क्रोमोसोम डीएनए ही है, कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो सर कब क्या पाया जाएगा हम लोग समझ में नहीं आता है। हम लोग कभी बोलते हैं कि डीएनए पाया जा रहा है, कभी कह रहे हैं क्रोमोसोम पाया जा रहा है, कभी कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। हाँ, तो ओवरऑल आपको क्लियर नहीं तो आप जेनेटिक मटेरियल बोलिए, लेकिन कब क्या पाया जाता है, अभी बोला गया ना कि क्रोमोसोम तभी दिखेगा जब सेल डिवाइड करने जाएगा। सर क्यों, नॉर्मल कंडीशन में क्रोमोसोम क्यों नहीं दिखेगा? तो बच्चा, जब एक आपको कहानी बताते हैं। कहानी क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा सेल है वो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है। ठीक है सर, 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। तो सर 24 घंटा क्यों नहीं करता, हमेशा नहीं करता क्यों? अरे हमेशा क्यों डिवाइड करेगा, 24 घंटे उसकी लाइफ स्पैन होती है, 24 घंटे के बाद वो डिवाइड करता है, 1 से 2 बनाएगा। ठीक है, तो सर जब डिवाइड नहीं करता है तो क्या करता है? जब डिवाइड नहीं करता है तो बच्चा सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, और डीएनए के सेगमेंट को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है कि सर डीएनए के जिस सेगमेंट के पास इंफॉर्मेशन होता है कुछ बनाने का, जस्ट लाइक अ प्रोटीन, जस्ट लाइक अ एंजाइम, जस्ट लाइक अ हार्मोन ना, तो वो पूरे टाइम वही काम करता है। कैसे करता है सर? देखिए, मान लीजिए आपका आँख नीला है, मान लीजिए आप बहुत सारे खाना खा रहे हैं, आपको एंजाइम बनाना है, पचाना है खाने को। तो जो एंजाइम होता है बच्चा, या जो हार्मोन होते हैं, सारे के सारे मैक्सिमम प्रोटीन के ही बने होते हैं। और प्रोटीन कैसे बनता है? तो प्रोटीन डीएनए का रेप्लिकेशन होकर वापस से एक डीएनए, एक स्ट्रैंड से 2 डीएनए का स्ट्रैंड बनता है रेप्लिकेशन होके, और वापस उसी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। तो मतलब कि पहले रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए डबल हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन गया, और जब ट्रांसलेशन हुआ तो आरएनए से प्रोटीन बन गया। इसका मतलब कि डीएनए से प्रोटीन बनने के ही पूरे प्रक्रिया को ये पूरा होता है ना। तो हमको डीएनए से प्रोटीन बनाना है, तो सर डीएनए से सारे डीएनए का प्रोटीन बनाते हैं? नहीं, डीएनए के जिस सेगमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, जिस जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि तुमको ये बनाना है, वही बस जाता है और प्रोटीन बनाता है। तो अब प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन रखा था। अगर ये जीन इन्फॉर्मेशन रखा है कि नहीं, तुमको जाके एंजाइम
बनना है, वो जो प्रोटीन बन रहा है वो एंजाइम का काम करेगा तो एंजाइम बन जाएगा। इसके पास इन्फॉर्मेशन है कि तुमको हार्मोन का काम करना है तो हार्मोन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको लगातार पूरे दिन कुछ ना कुछ काम करना होता है। कभी दौड़ना होता है, कभी एड्रेनलिन हार्मोन निकालना है, फाइट और फास्ट हार्मोन, कभी सेक्स हार्मोन निकालना है, कभी आपको खाना पचाने के लिए एंजाइम निकालना है। तो हमेशा आपकी बॉडी काम कर रही है, आपको हमेशा कंटिन्यूअस प्रोटीन बनाते रहना है। और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए को खोलना पड़ेगा। ये दोनों स्ट्रैंड है, ये पहले खुलेंगे। तो देखिए, एक स्ट्रैंड यहाँ पे है और एक स्ट्रैंड इसका यहाँ पे है, और दोनों में नया नया ग्रीन स्ट्रैंड बन गया है, समझ रहे हो ना। तो ये जो है दोनों स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट आधार का काम किया, और जो दो नए डीएनए इनसे आके जुड़ गए स्ट्रैंड, तो एक से दो बना। समझ रहे हो, इसका मतलब पहले आपने डीएनए को जो जुड़ा हुआ इसको खोला होगा, फिर उसके बाद नया स्ट्रैंड इससे जोड़ा होगा, नया स्ट्रैंड इससे जोड़ा होगा। समझ रहे हैं आप। तो डीएनए को ओपन करना पड़ता है, और जब क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए रहेगा तो ये तो 100% कंडेंस्ड है, और कंडेंस्ड क्रोमोसोम को खोल के डीएनए लाना फिर प्रोटीन बनाना बहुत टफ पड़ जाएगा। सर तो क्रोमोसोम डिवाइड के समय ही क्यों दिखता है? क्योंकि बच्चा ये दिख रहा है, विजिबली आसानी से विजिबल है। क्रोमोसोम के पास ये जो दो है ना, दो क्रॉस है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों अलग हो जाती हैं। एक चला जाएगा, देखो एक सेल से दो सेल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम इसके पास, एक क्रोमोसोम इसके पास चला जाएगा। लेकिन डीएनए है, और डीएनए के पास कहाँ जीन है कहाँ नहीं है, इसको सेपरेट करके अलग अलग सेल में देना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए डिवाइड के समय क्रोमोसोम होता है और नॉर्मल समय में डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए को लगातार ओपन होके प्रोटीन बनाना होता है, काम करना होता है। इसलिए एट नॉर्मल कंडीशन सेल हैव ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और व्हेन अ सेल गोइंग टू बी डिवाइड, जब वो डिवाइड करने जाएगा तो उसके पास क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। तो सर बीच में क्रोमैटिन का काम क्या है बता रहा है, चलिए देखिए सुनिए। जब डीएनए हल्का सा कंडेंस हो रहा है तो उसको क्रोमैटिन बोल रहे हैं, लेस कंडेंस्ड है इसको यू क्रोमैटिन। तो ऐसा क्रोमैटिन जो हल्का सा कंडेंस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझा नहीं है, उसको यू क्रोमैटिन बोला जा रहा है। और ऐसा डीएनए, ऐसा क्रोमैटिन जो मोर कंडेंस्ड है, इसको हेटेरोक्रोमैटिन बोला जा रहा है। सर यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब बताइए। यू क्रोमैटिन, यू मतलब ट्रू होता है, ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और इसको बोला गया कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चा, ये कम उलझा हुआ है, इसको सुलझा के डीएनए बनाना और डीएनए को खोल के ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाना आसान है। कि ये जो ज़्यादा उलझा हुआ है, इसको पहले खोलेंगे यू क्रोमैटिन में, फिर यू क्रोमैटिन को खोलेंगे डीएनए में, फिर डीएनए से कहीं ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएंगे, फिर प्रोटीन बनाएंगे। तो यू क्रोमैटिन से यहाँ आना टफ है क्योंकि ज़्यादा कंडेंस्ड है, और सॉरी हेटेरोक्रोमैटिन से यहाँ आना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू यू क्रोमैटिन से यहाँ आना। ये इजी है, वन स्टेप पीछे आया, ये बना, यहाँ से ये बना गया। तो इसलिए इसका ट्रांसक्रिप्शन होना आसान है, यू क्रोमैटिन का ट्रांसक्रिप्शन होना आसान है, इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बोला गया। बड़े आसानी से ट्रांसक्रिप्शन होगा और बड़े आसानी से प्रोटीन बना लेगा ये। लेकिन इसको ओपन करना बहुत उलझा हुआ है, ओपन करना, डीएनए बनाना, फिर ट्रांसक्रिप्शन करना वेरी मच हार्ड, बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। इसलिए इसको बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में नॉर्मली जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो ये यू क्रोमैटिन के फॉर्मेट में प्रेजेंट हुआ तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, हमेशा प्रोटीन एंजाइम बनाते रहेगा, हार्मोन बनाते रहेगा, और जब डीएनए डिवाइड करने जाएगा तो तुरंत से एक स्टेप बढ़ेगा तो बन जाएगा हेटेरोक्रोमैटिन, और एक स्टेप बढ़ेगा तो बन जाएगा क्रोमोसोम। आसान है ना। तो बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में अधिकतर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यू क्रोमैटिन के फॉर्मेट में पाया जाता है।
एक स्टेप इधर जाएगा तो ये काम हो जाएगा, 2 स्टेप इधर जाएगा तो ये काम हो जाएगा। समझ में आया कि हमारे बॉडी में कब कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जब बॉडी में सेल को डिवाइड करना होता है उस समय जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के फॉर्मेट में होता है, और जब डिवाइड नहीं करना होता है उस समय बोल सकते हैं यूक्रोमेटिन के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है तो आसानी से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और जो बनाना है बनाते रहेगा पूरे टाइम। आई होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, किस चीज़ मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो क्रोमोसोम के बारे में देखिए, क्रोमोसोम देखिए आपने यहाँ बनाया है ऊपर, देखो ये क्रोमोसोम आपने बनाया है। अब इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा एलोबरेट करके हमने यहाँ बनाया है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्रोमोसोम है इसके पास 2 क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड भी है और ये भी क्रोमेटिड है। ठीक है, ये पूरा एक सिंगल क्रोमेटिड, ये पूरा एक सिंगल क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड बीच में सेंटर पे सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, तो दोनों क्रोमेटिड को साथ में सेंट्रोमियर ने जुड़ के रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों एक ही साथ हैं, सिंगल सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, इसलिए दोनों बहनें हैं, इनको बोला जाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, क्रोमोसोम का है। इसको थोड़ा और अच्छे से स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखिए उसका स्ट्रक्चर और अच्छे से ये है। ये क्या है सर, ये सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है जिसमें एक ही क्रोमेटिड पाया जाए। देखो ये सिंगल क्रोमेटिड है, बीच में इसका जो ऐसे है ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रोमियर है। क्या है, सेंट्रोमियर है। और इस सेंट्रोमियर से सर बाहर ये क्या लगा हुआ, ये देखिए सेंट्रोमियर के बाहर ये कुछ डिस्क तरह आधा कैसेट जो होता है डिस्क की तरह से है, इसको बोलते हैं बच्चा काइनेटोकोर। काइनेटोकोर जो होता है वो सेंट्रोमियर से लगा होता है। क्यों, क्योंकि इसी काइनेटोकोर से आगे चल के स्पिंडल फाइबर लगता है। सर क्या होता है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या होता है बड़े अच्छे से। ठीक है, और जब ये देखिए ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये वाला, एक क्रोमेटिड ये वाला, तो दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, और इनका ये सेंट्रोमियर है, और इसके सेंट्रोमियर से ये क्या लगा है, ये सर लगा है हमारा काइनेटोकोर, ये इधर भी काइनेटोकोर। और ये जो चमक रहा है ये क्या है, ये जो चमक रहा है यही स्पिंडल फाइबर। क्या स्पिंडल फाइबर क्या होता है देखेंगे आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, देखना है हमको। ठीक है, अब आगे और कुछ क्या बेसिक जानना है, अभी और बेसिक जानना है हमको। क्या जानना है, हमको जानना है कि देखो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ये जानना है। तो अगर हम बात करें इसकी, ये क्या है सर, ये हमारा एक क्रोमोसोम है जिसके पास 2 क्रोमेटिड है, और दोनों क्रोमेटिड आपस में एक साथ है तो सिस्टर क्रोमेटिड। और इसी सेम साइज का क्रोमोसोम ये भी है, देखिए ना सर सेम साइज का, हाँ सेम साइज का है, तो ये दोनों आपस में भी क्या है, ये दोनों आपस में भी सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे सर एक इसका क्रोमेटिड और एक इसका क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में क्या है, तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं, बहनें नहीं हैं। क्यों, क्योंकि ये क्रोमोसोम अलग है, ये क्रोमोसोम अलग है, इन दोनों के बीच का जो क्रोमेटिड होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। लेकिन दोनों क्रोमोसोम सेम सिमिलर सेज और सिमिलर साइज के हैं, एक ही जगह हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम है। लेकिन देखिए सर इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में अंतर, ये बड़ा है, देखिए इन दोनों से ये दोनों बड़े हैं, तो अगर इसका कंपेयर करें, एक छोटा वाला क्रोमोसोम बड़ा वाला, तो ये दोनों आपस में नॉन होमोलोगस, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, नॉन होमोलोगस, सेम साइज सेम साइज के नहीं हैं। लेकिन इन दोनों की बात करिए, दोनों सेम साइज के हैं तो दोनों आपस में होमोलोगस हुए। ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर हुई, ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर हुई, और ये दोनों क्रोमेटिड क्या हुई, नॉन सिस्टर हुई। ठीक है, तो क्लियर है क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या होता है नॉन होमोलोगस। होमोलोगस में सेम साइज सेम शेप का क्रोमोसोम, सेम पोजीशन पे सेम लोकस पे तो बोलेंगे होमोलोगस, डिफरेंट होगा तो नॉन होमोलोगस। एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड सिस्टर और 2 क्रोमोसोम की क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इजी है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ते हैं और हमारे पास जो टॉपिक हमारा होना चाहिए वो होगा क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो उसको भी पढ़ने से पहले उसका बेसिक देख लिया जाए तो मज़ा आएगा एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने में। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि जो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न होता है वो हमारा कुछ यहाँ पर है। देखिए होता क्या है, अगर कोई भी सेल आप डिवाइड करने वाले हैं तो सेल का डिवीज़न दो प्रकार से हमको पढ़ना है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। मैंने आपको पहले भी बोला कि माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल में जानकारी डिफरेंस चाहिए तो मैंने वीडियो डाला है, 30 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली है या 23 मिनट की, यही है 23 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली वीडियो है, जाके देख लीजिए, समझ में आएगा। तो अगर हमको सेल को डिवाइड करना है तो सेल को डिवाइड करना है तो पहले आपको पता है कि सेल ग्रो होगा फिर नहीं डिवाइड होगा। अभी आपने देखा कि सेल पहले ग्रो होता है फिर डिवाइड होता है। जैसे हमको कोई एग्ज़ाम देना होता है तो पहले उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है बड़ा आराम से लंबी देर तक, उसके बाद 1-2 घंटे में एग्ज़ाम दे देते हैं। तो वही बात, एग्ज़ाम देना मतलब सेल का डिवीज़न करना, और एग्ज़ाम की तैयारी मतलब कि सेल का ग्रोथ। ठीक है, तो जो ये G1 और S और जो G2 लिखा गया है, ये इन तीनों फेज़ को मिला के इंटरफेज़ बोलते हैं। इंटरफेज़ का मतलब वहाँ पे जहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। सर तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, तो आप भी तो देखो, 1 साल तक किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो और 2-3 घंटा में एग्ज़ाम दे देते हो, तब तो आपको कोई नहीं बोलता कि यार इतना समय लिया पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम कम समय में। तो वही बात है कि सेल लंबा समय लेता है, 95% लेता है खुद को प्रिपेयर करने में, ग्रोथ करने में। उसके बाद ओनली 5% समय में ये डिवाइड कर जाता है। तो डिवाइड करता है ये कितने स्टेप में? तो डिवाइड करता है सर, पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेल के 2 तरीके डिवाइड करने के। हमको पता है एक माइटोसिस होता है और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस किसके लिए होता है बच्चा? माइटोसिस होता है इक्वेशनल सेल डिवीज़न, जहाँ पे सेल को हम इक्वली डिवाइड करना होता है। सिंगल सेल है, इसको 2 इक्वल सेल में डिवाइड कर देंगे, इसका क्रोमोसोम भी सेम रहेगा, इसका डीएनए कंटेंट भी सेम रहेगा। इसके बारे में डिटेल में देख लिए हैं, पढ़ चुके हैं, एक बार जाके वीडियो प्लीज़ देख लो, समझ में अच्छे से आएगा, वहाँ पे यहाँ पर भी आएगा। तो देखिए माइटोसिस हमको करना है। माइटोसिस का मतलब याद रखना कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है, जनरली सारे ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस ही होता है। मियोसिस बहुत रेयरली होता है, जहाँ पे हमको डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना है, या तो क्रोमोसोम रिड्यूस करना है। देखो 2n से n कर दिया क्रोमोसोम, मतलब अगर 2n को अगर मैं 23 मान लूँ और 2 का मतलब 2 माने 46 क्रोमोसोम है, और सिर्फ n बनाना है मतलब 23 बनाना है, 46 से 23, तो उस समय के लिए हम करेंगे मियोसिस, ये वाला डिवीज़न, जो कि बहुत स्पेशल, बहुत रेयरेस्ट होता है। हर जगह हमको इक्वल ही डिवाइड करना होता है कि n से n ही बनाएंगे और 2n से 2n ही बनाएंगे, हर जगह हमको यही करना होता है। तो माइटोसिस ऑलवेज ऑकर एंड मियोसिस इज़ वेरी रेयरली ऑकर। ठीक, तो माइटोसिस के बारे में देखो, मान लो हमने एक डिप्लॉयड सेल ले लिया, डिप्लॉयड सेल माने 2n। ठीक, अब सेल लिया तो सेल डिवाइड करने से पहले वो जाएगा ग्रोथ में, खुद को ग्रोथ कराएगा। तो इस सेल है और इस सेल के पास मान लेते हैं कि 2C क्या है? डीएनए को मेज़र करते हैं C की यूनिट में ना, तो ये कंटेंट है 2, मतलब कि डीएनए के पास 2C डीएनए है, इस सेल के पास 2C डीएनए है। ठीक, तो अब ये सेल गया ग्रोथ फेज़ में। ग्रोथ फेज़ को ही हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीज़न में इंटरफेज़ बोले हैं। देखिए G1 S और G2 को मिला के इंटरफेज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ फेज़ में गया, इंटरफेज़ मैंने ग्रोथ फेज़, इसमें 3 फेज़ है, G1 है, S और G2 है। तो मेनली यहाँ के जो S फेज़ है ना, इस S फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन बोल सकते हैं। तो जो पहले डीएनए 2C था, डबल होगा तो क्या हो जाएगा सर? 4C हो जाएगा। और सेल का ग्रोथ हुआ तो सेल की साइज बढ़ गई, साइज बढ़ गई। साइज क्यों बढ़ी? क्योंकि हमको उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पे जैसे पहले था उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो देखो जितना बढ़ाइए उतना बढ़ाइए उतना बढ़ाइए। अब इसको ग्रोथ करके बड़ा नहीं कराते, तब तो डिवाइड करता तो छोटा छोटा डिवाइड करता ना जी। ठीक है, इसलिए ग्रो कराते हैं, ग्रो कराते हैं, ग्रो करा के साइज़ को बढ़ाते हैं, फिर डिवाइड कराते हैं। तो देखिए ये 2n था, देखिए इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट ये भी 2n,
ग्रोथ हुआ फिर भी 2n, और डिवाइड होकर जो दो नए सेल बने हैं ये भी 2n और 2n के बने हैं, मतलब कि क्रोमोसोम सेम है, इक्वल डिवीजन हुआ है, ठीक है। और देखो डीएनए कंटेंट यहाँ पे 4c था और हमको दोनों को बराबर बराबर बांटना है डीएनए, तो 2c इसको दिए 2c इसको दिए, जो कि पहले पेरेंट वाले के सेल के बराबर है। इसी को बोलते हैं माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, बराबरी की बात करता है ये हमेशा। जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई भी सेल डिवाइड करता है तो ह्यूमन बॉडी 2n का है और डिवाइड करके भी हमको 2n बनाना है, तो हमारे बॉडी में सारे के सारे जितने भी सोमैटिक सेल हैं ना वो माइटोसिस करते हैं। और जो जर्मिनल सेल है जैसे कि ओवा स्पर्म बनाने वाले सेल जो होते हैं, तो हमारा बॉडी होता है 46 क्रोमोसोम का और स्पर्म बनता है 23 ही क्रोमोसोम का। तो देखिए ना क्रोमोसोम का नंबर घट रहा है, तो ऐसे सेल में मेयोसिस होता है। तो मेयोसिस देखो, मेयोसिस में क्या हो रहा है सर, मेयोसिस में हमने फिर से एग्जांपल लिया डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जिसका क्रोमोसोम 2n है और इसका डीएनए कंटेंट भी 2c है, ये भी ग्रोथ फेज में गया, इसका भी ग्रोथ हुआ, इंटरफेज बोले। इसके पास भी G1S और G2 है, इसके भी S में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, तो इसका भी डीएनए कंटेंट 2c से 4c हो गया। अब यहाँ से बातें बदल जाएंगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर 4c हो गया ना, अब ये ग्रोथ तो हो गया है, अब वह डिवाइड करेगा तो सर सिंगल सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल तो बने। इसको बोलेंगे मेयोसिस फर्स्ट। क्या मेयोसिस 2 प्रोसेस में होता है, 2 पार्ट में, तो इसको बोलेंगे मेयोसिस फर्स्ट। और ये रिडक्शनल डिवीजन है, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या हमारी घट गई, जहाँ हमारे पास 2n क्रोमोसोम था अब हमारे पास सिर्फ n और n क्रोमोसोम ही है, मतलब एक बार डिवीज़न हो गया। तो सर एक बार हो गया मेयोसिस फर्स्ट, अब मेयोसिस सेकेंड होगा। तो सर एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाने से पहले हम लोग ग्रोथ करवाते हैं ना, हाँ ग्रोथ करवाएंगे, ग्रोथ फेज़ आता है, इंटरफेज़ आता है, ठीक है। तो डिवीज़न होके हमारे पास यही आया था, अब वापस इसका ग्रोथ फेज़ होगा, इंटरफेज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरफेज़ ना लेके इंटरकाइनेसिस लिखा है, ये क्यों लिखा है सर, इसका मतलब होता है कि इंटरफेज़ विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि ये ग्रोथ फेज़ ही है, लेकिन जहाँ पहले इंटरफेज़ के एस में डीएनए रेप्लिकेट होकर 2 से 4 बन रहा था, यहाँ पे वो एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, सिर्फ सेल का ग्रोथ होगा, सिर्फ साइज बढ़ेगी। तो इसका ग्रोथ किया गया और इसकी साइज़ को बढ़ाया गया, लेकिन देखिए सर एन वही है और डीएनए भी नहीं बढ़ा, डीएनए कंटेंट भी 2c का 2c ही है, तो इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरफेस की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो सर देखिए वही हमारा सेल n और 2c ही है। अब वापस से ये डिवाइड होगा, सर वापस से डिवाइड होगा, बोलेंगे मेयोसिस सेकेंड। तो सर देखिए इसके पास क्रोमोसोम n है, डीएनए कंटेंट 2c है, तो क्रोमोसोम अब सर अब क्रोमोसोम अगर आधा हुआ तो n/2 हो जाएगा। तो क्रोमोसोम टूटना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टूट जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा। क्रोमोसोम टूटने से कैंसर की बीमारी रहती है, तो सर n/2 तो नहीं होने वाला। इसका मतलब कि यहाँ पे इक्वली सेल डिवीज़न होगा, ये वाला n 2 सेल बनाएगा तो ये भी, इसमें भी n जाएगा, इसमें भी n जाएगा, और यहाँ से n से इसमें भी n, इसमें भी n, लेकिन डीएनए बराबर बराबर गया। इसके पास 2c था तो इसके पास भी c गया, इसके पास c गया, इसके पास 2c था तो इसके पास c, इसके पास c। तो मेयोसिस सेकेंड कैसा हुआ, मेयोसिस सेकेंड इक्वेशनल सेल डिवीज़न। मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि मेयोसिस सेकेंड इज़ वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। हाँ, तो माइटोसिस के तरह ही हमेशा 100% सेम होता है मेयोसिस सेकेंड, इक्वेशनल सेल डिवीज़न होता है। बट मेयोसिस फर्स्ट में रिडक्शनल सेल डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम की संख्या घट जा रही है, हाफ हो जा रही है, 2n से n हो जा रहा है, ठीक है। ईजी है माइटोसिस और मेयोसिस के बारे में यहाँ पे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेल साइकिल के बारे में। सर जो सेल साइकिल होता है वो 2 पार्ट में होता है, मैंने ऊपर आपको यही बता दिया। सेल साइकिल एक इंटरफेज, एक एम फेज। इंटरफेज में सेल हमारा क्या कर रहा है, सेल हमारा ग्रोथ कर रहा है, और एम फेज में सेल डिवाइड करेगा। तो यही बातें यहाँ से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो क्या था हमारे पास, एक इंटरफेज है सेल साइकिल का 2 पार्ट, एक इंटरफेज और एक एम फेज। इंटरफेज किसको बोलते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे जो बनाया है आपने, इसको एक यहीं पास में बना लिया जाए। देखो यहाँ पर भी तो है, थोड़ा सा देखते हैं। इंटरफेस किसको बोल सकते हैं सर, इंटरफेस का मतलब 2, ये एम फेज है तो एम फेज के बाद आ रहा है इंटरफेस, इंटरफेस, ये तीनों इंटरफेस है, इंटरफेस के बाद आ रहा है फिर से एम फेज। तो बोल सकते हैं क्या, 2 एम फेज के बीच में आने वाले फेज को इंटरफेस बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आपके लाइफ से। जैसे मान लीजिए आप 2026 का नीट की तैयारी कर रहे हैं,
या तो मान लीजिए आपने 2025 में नीट का एग्ज़ाम दिया, ठीक, अब वापस से 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आपका प्रिपरेशन फेज है, प्रिपरेशन फेज है। फिर 2026 में आप फिर से नीट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीट दिया, फिर से नीट देंगे, तो दो एग्ज़ाम के बीच का जो फेज़, इसको क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेशन फेज़। तो दो डिवीज़न के बीच के फेज़ को क्या बोलेंगे, इंटरफेज़। यहाँ डिवीज़न हुआ, यहाँ डिवीज़न हुआ, बीच में कौन सा फेज़, इंटरफेस। तो दो एम के बीच में क्या आया, आई, इंटरफेस। यहाँ पे सेल को प्रिपेयर कराता है डिवाइड करने के लिए ना, यहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है। तो इट इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न। सक्सेसिव का मतलब लगातार, ये नहीं बोल सकते कि 2025 में नीट का एग्ज़ाम दिए, अब 2027 में नीट का एग्ज़ाम देंगे, बीच में एक साल नहीं देंगे, तो इसको इंटरफेस नहीं बोलेंगे। इंटरफेस का मतलब कि दो लगातार साल एग्ज़ाम दिया, एक 25 में दिया, एक 26 में दिया, जो बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे इंटरफेस ना। तो इट इज़ द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न। इट इज़ ए फेज ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं सेल को डिवाइड करने के लिए। तो इंटरफेज एक फेज है जहाँ पे सेल प्रिपेयर, खुद को तैयार करता है कि एक दिन मेरा दिन आएगा और वो 3 घंटे में मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दूंगा ना। तो भाई इट इज़ ए फेज ऑफ प्रिपरेशन, जहाँ पे इंटरफेज में सेल खूब मेहनत करता है डिवाइड होने के लिए, खुद को ग्रोथ कराता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो इंटरफेस को बहुत लंबा, सबसे लंबा फेज बोलते हैं सेल साइकिल का, जो कि 95% टाइम पीरियड ले लेता है। मान लो अगर 100% सेल साइकिल सेल का टाइमिंग है, तो उस 100% में से हम 95% टाइम ले रहे हैं सेल को प्रिपेयर करने में, और 5% ही समय ले रहे हैं सेल को डिवाइड कराने में। वही सेम एग्जांपल है, एक साल पर तैयारी करते हो और 3 घंटा में फ्री आ जाता है कि कितना पढ़े हो एक साल ना। तो वही सेम कहानी है। और उसके बाद बोलते हैं कि इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं ना, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। अगर आप मान लो एक साल बैठ के घरे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, तो आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे सर हमारा घरे बैठा है ना, घर पे बैठा है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, पढ़ नहीं रहा ना। सबको ऐसा लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, बट आप बहुत मेहनत करते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। तो एवरी वन फील दैट you are not studying, you are not doing anything, just you are a वेरी चिल पर्सन ना। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये रेस्ट कर रहा है, बट ये रेस्ट नहीं करता, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और खूब मेहनत करता है। तो ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, इट डज नॉट मीन दैट सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। रेस्टिंग फेज से आप ये मत समझिए कि कुछ नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। इट इज़ मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। इसको बहुत, यहाँ पे अंदर अंदर बहुत काम कर रहा है, एकदम मेहनत कर रहा है, तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव में आता है। इनएक्टिव मत सोचिएगा रेस्टिंग का नाम सुन के। सर रेस्टिंग क्यों बोलते हैं, रेस्टिंग कंपेयर करते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर मान लीजिए आप 1 साल तैयारी कर रहे हैं, अब वो 1 साल तैयारी और 3 घंटे का एग्ज़ाम, आप कहाँ ज़्यादा दिमाग एकदम मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं। तो सर जो 3 घंटा एग्ज़ाम देते हैं वहाँ दिमाग ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, जहाँ ज़्यादा एक्टिव होता है ना। तो इसके एक्टिवनेस के कंपेयर में इसका एक्टिवनेस तो कम है ना, तो कंपेरिजन करते हैं तो इसको रेस्टिंग बोल देते हैं। जहाँ पे हमारा दिमाग कम कंसंट्रेट रहता है, कम एक्टिव रहता है, उसको रेस्टिंग बोल दिया जा रहा है। कंपेरिजन वाली बात है, ठीक है। एम फेज की बात करो। अब एम फेज क्या होता है, एम का मतलब होता है माइटोसिस, माइटो का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो माइटोसिस में हम लोग कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है स्पिंडल फाइबर, जो हमने ऊपर देखा। स्पिंडल फाइबर एक रस्सी की तरह होता है, जो कि हमारे जो ये क्रोमोजोम के 2 क्रोमेटिड सिस्टर होती हैं, इनको एक को एक तरफ खींच लेता है, एक को एक तरफ खींच लेता है, दोनों को तोड़ के एक को ऊपर एक को नीचे करता है। और जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है ना, इसलिए हमको स्पिंडल फाइबर ज़रूरत पड़ता है सेल डिवीज़न में। तो माइटोसिस का मतलब समझ में आया। और क्या बोला गया है, इट इज़ द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीज़न। यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवाइड होता है, यहाँ पे तो प्रिपरेशन हो रहा था, यहाँ पे सच में सेल डिवाइड होता है। और यह सिर्फ 5% समय लेता है। ओवरऑल सेल साइकिल सेल डिवीज़न का मात्र 5% लेता है माइटोसिस एम फेज, जहाँ पे सेल डिवाइड होता है। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये 2 फेज इंक्लूड करता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है,
कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद कहीं जाकर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जस्ट लाइक हियर। यहाँ पे देखिए, तो पहले इंटरफेज में G1 फेज आएगा, S फेज आएगा, G2 फेज आएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये कैरियोकाइनेसिस है। पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये M फेज में इतनी सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो हम देख लिए कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन दो पार्ट में होता है, एक इंटरफेज में, एक एम फेज में। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे? इंटरफेज को पढ़ेंगे डिटेल में। इंटरफेज में 3 फेज पढ़े ना, हाँ, इंटरफेज में 3 फेज पढ़े, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि एस फेज में क्या होने वाला है, अगर मुझे पता रहेगा तो उसकी तैयारी मैं G1 में पहले से कर लूँगा। एम फेज में क्या होने वाला है, अगर मुझे पता होगा तो उसकी तैयारी मैं पहले से G2 में कर लूँगा। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला कि आपको तैयारी करना है और आपको पता ही नहीं कि आपको तैयारी किस चीज़ का करना है, तो आप क्या करेंगे? अपने मन में कुछ करेंगे नहीं ना, तो वही बात है। तो हम एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए नया, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसको एस फेज, एस मतलब सिंथेटिक, नया डीएनए बनाते हैं। तो जो यहाँ पे नया डीएनए बनाते हैं तो उसकी तैयारी हम G1 में करेंगे ना, तो इसलिए पहले एस फेज पढ़ूंगा मैं, फिर उसके बाद G1 पढ़ूंगा। क्यों? एस फेज में क्या होता है पता चल जाएगा, तो उसकी तैयारी फटाक से G1 में कर लेंगे। ठीक है, तो एस फेज को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फेज। यहाँ पे फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है नया कॉपी ऑफ डीएनए का, इसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए जो होता है बच्चा, वो निगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक नेचर होता है। डीएनए निगेटिव चार्ज, एसिडिक नेचर होता है। और यहाँ पे नया डीएनए बनाते हैं, और जब नया डीएनए बना है तो डीएनए को फोल्ड भी करना है, रखना भी है। तो फोल्ड और रखने के लिए हमने पढ़ा है कि हिस्टोन प्रोटीन चाहिए यूकेरियोटिक में। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है जो बेसिक नेचर का होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एसिडिक बेसिक, तो आपस में मिल जाते हैं और डीएनए को एक कम जगह में आराम से असेंबल करके रख देते हैं। ठीक है, तो एस में क्या बना सर? एस फेज में नया डीएनए बना, और नया डीएनए बना तो उसको फोल्ड करके रखने के लिए हिस्टोन प्रोटीन बना, और हिस्टोन प्रोटीन बना और क्या बनता है? और सेंट्रियोल का भी डबल। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन डबल हो रहा है, वैसे ही एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या होता है पढ़ेंगे ये अभी आगे चल के, कि सेंट्रियोल का भी डबल होता है। सेंट्रियोल कुछ ऐसा होता है, ये भी डबल हो जाता है। अगर सिंगल है तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, एक और बन जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल भी एनिमल सेल में डबल हो जाता है। इसका यूज़ होता है सेल डिवीज़न में, एनिमल सेल में। उसके बाद अब आपको पता चला कि सर एस फेज में क्या हो रहा है? सर एस फेज में नया डीएनए बन रहा है, सेंट्रियोल डबल हो रहा है और हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है। तो जो जो यहाँ बना उसकी तैयारी G1 में करेंगे क्या हम लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो G1 फेज में क्या हो रहा है? सर यहाँ पे नया डीएनए बना था, तो नया डीएनए बनाने के लिए जो जो एंजाइम चाहिए वो G1 में पहले से बना के रखेंगे हम लोग ना, तभी तो यहाँ पे डीएनए बनाएंगे। तो सर एंजाइम सिंथेसिस होता है। तो एंजाइम सिंथेसिस कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या है सर? जब डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज़ होता है उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और सर दो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए ना एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइगेज। डीएनए लाइगेज गम की तरह, गोंद की तरह काम करता है, 2 स्ट्रैंड को जोड़ देता है। ठीक है, तो एंजाइम का सिंथेसिस हुआ। उसके बाद एंजाइम, अगर कोई चीज़ बन रहा है तो अमाउंट तो बढ़ेगा, तो G1 बढ़ गया। फिर एंजाइम के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ। सर प्रोटीन, हाँ एंजाइम एक तरीके से प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, फिर भी G1 बढ़ा। उसके बाद सर जब डीएनए बनता है तो आरएनए की भी ज़रूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर की, तो आरएनए का सिंथेसिस हुआ, लो भैया और बढ़ गया। तो इतने सारे सब कुछ G1 में बन रहे हैं, एंजाइम, प्रोटीन, आरएनए। तो एक तरीके से साइटोप्लाज्म का साइज तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया तो सेल की साइज बढ़ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जो G1 है ये सेल ग्रोथ है, इसको ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। तो सर क्या ग्रोथ G1 में ही होता है? सिर्फ नहीं, ग्रोथ धीरे धीरे सब में होता है, लेकिन G1 में ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही होता है। G1 में ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही होता है। बोलते हैं ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यू, इसमें भी ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ, सब में ग्रोथ हो रहा है, बट G1 में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, G2 फेज़ की बात करते हैं। तो सर G2 फेज़ में क्या होगा, तो जो काम M फेज़ में हो रहा है उसकी तैयारी G2 करेगा। M फेज़ में क्या हो रहा है, M फेज़ में एक्चुअल सेल डिवाइड कर रहा है, और एक्चुअल सेल डिवाइड के लिए आप अभी बताए थे स्पिंडल फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स कि G2 फेज़ में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। हाँ, स्पिंडल फाइबर पहले से बना के रखेंगे। तो देखते हैं G2 फेज़ के बारे में। इन दिस फेज़ द प्रिपरेशन फॉर M फेज़ आर मेड। एम फेज़ के लिए पहले से ही प्रिपरेशन कर देते हैं, किसमें, G2 फेज़ में, यही लिखा गया है। तो एम फेज़ में क्या है, डिवीज़न रिक्वायर्ड स्पिंडल फाइबर। तो एम फेज़ में डिवीज़न होता है और डिवीज़न की जरूरत पड़ती है स्पिंडल फाइबर की। इसका मतलब कि G2 फेज़ में स्पिंडल फाइबर बनने वाला है। तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है, ऐसा स्पिंडल फाइबर रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चा, ये प्रोटीन से बनता है। इसका मतलब स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए, और उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है स्पिंडल फाइबर, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग सेल के डिवीज़न में। तो हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाएंगे, फिर उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, कहाँ पे, G2 में। आफ्टर दैट हम लोग RNA का सिंथेसिस भी करेंगे, और इतने सारे काम हो रहे हैं तो एनर्जी लगेगा, तो ATP का भी सिंथेसिस करेंगे। तो एक तरीके से आपको दिख रहा है कि G1 में भी ग्रोथ हो रहा है, S में भी ग्रोथ हो रहा है, G2 में भी ग्रोथ हो रहा है, और ग्रोथ कंटिन्यूस हो रहा है। लेकिन कंपेरिजन करोगे तो G1 में ग्रोथ ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ C वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। C वैल्यू क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल। कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ DNA एक हैप्लॉइड सेल में है, उसको C वैल्यू। अभी नहीं हम लोग 2C 4C लिख रहे थे, वही DNA कंटेंट, कितना C वैल्यू, कितना DNA हमारे पास है। तो बोला है कि क्या बोला है कि कितना अमाउंट ऑफ DNA प्रेजेंट है हैप्लॉइड सेल में। अगर माने हैप्लॉइड सेल को N बोलते हैं, तो अगर N में C है तो 2N में 2C, 3N में 3C। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ DNA यूनिट क्या बोलता है, पिकोग्राम होता है। ठीक है, अब एम फेज़ की बात करें बच्चा, तो जो एम फेज़ है, एम फेज़ भी दो पार्ट में होता है, आपको बताया। एक कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस। तो पहले जब न्यूक्लियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन बराबर हो जाता है, उसके बाद ही कहीं जाके साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये होने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद एम फेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम लोग कहाँ पर हैं, यहाँ पे हैं। सेल साइकिल का ये पैराग्राफ हमको ख़त्म करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बोला है कि सेल डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, सेल डिवीज़न सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट है। सेल डिवाइड नहीं होगा तो मोर्टल तो है ही है, मर जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी सेल इमोर्टल नहीं होता, जो नहीं मर सकता, सब मर सकते हैं ना। तो इसलिए वो लगातार डिवाइड करके नए सेल बनाते रहते हैं। तो सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल के डिवीजन के दौरान DNA रेप्लिकेशन होता है, हाँ होता है। सेल का ग्रोथ होता है, हाँ होता है। ऑल्सो टेक प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया हमने। उसके बाद क्या बोला है, ऑल दिस प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस हैं, सेल डिवीज़न हो, DNA रेप्लिकेशन हो, सेल का ग्रोथ हो, सब एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है। इंश्योर करने के लिए डिवीज़न करेक्ट हो रहा है। अगर आप अपने अनकमेंट करोगे, मतलब कि पहले डिवाइड कर दे रहे हो, बाद में रेप्लिकेशन कर रहे हो, फिर ग्रोथ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एक सीरियल वाइज, एक प्रॉपर तरीके से पहले सेल का डिवीज़न, चाहे डिवीज़न हो, चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे ग्रोथ हो, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है कि पहले क्या होगा। क्यों, ये इंश्योर करता है कि डिवीज़न सही से हो रहा है। डिवीज़न में कहीं भी गड़बड़ी आई तो जो नया बनने वाला सेल है वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा तो उससे पूरे उस ऑर्गेनिज्म पे असर पड़ता है। म्यूटेशन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इंश्योर करेक्ट डिवीज़न के लिए कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। ये क्या कह रहा है कि have to take place in coordinated way and the formation of progeny cell containing intact genome का मतलब क्या होता है बच्चा, कि अगर सेल डिवाइड हुआ, एक सेल से ये 2 सेल बन रहे हैं, तो इसके पास जितने भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल थे, ये सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल इसके पास भी जाएंगे, इसके पास भी बराबर में जाएंगे। इंटैक्ट का मतलब होता है
कि जो जीन हमारे होते हैं बच्चा, वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे सर? एक जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन है, एक जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग, कोडिंग के पास इंफॉर्मेशन है, नॉन कोडिंग के पास नहीं है। तो कोडिंग विथ नॉन कोडिंग, सारे के सारे जीन के सीक्वेंस को मिला दो तो बोलते हैं जीनोम। तो इंटैक्ट जीनोम, इंटैक्ट का मतलब पूरा, इंटैक्ट का मतलब पूरा, जैसा है वैसा पूरा। अगर बहुत सारा बहुत लंबा है तो वैसे का वैसा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इंटैक्ट जीनोम, पूरा होल जीनोम जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अब ये जो है सेल साइकिल का डेफिनेशन कह रहा है आपसे कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इवेंट माने जो भी होने वाला है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच, जिसमें सेल खुद को डुप्लीकेट करेगा, सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट, और भी कुछ बनाता है सेल, क्या बनाता है? आरएनए, प्रोटीन और ऑर्गेनले। तो सिंथेसिस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की पूरी डेफिनेशन बता दिया इसने। उसके बाद क्या कह रहा है? ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको मैंने बताया कि लगातार सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन में भी कर रहा है, एस में भी कर रहा है, G2 में भी कर रहा है, और जीवन में इतना ज़्यादा ग्रोथ किया कि ओवरऑल साइटोप्लाज्म बढ़ गया था। तो वही कह रहा है कि सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है। हर फेज में सेल का ग्रोथ हो रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस ऑकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ सेल साइकिल। हाँ सही बात है, डीएनए रेप्लिकेशन हर जगह नहीं होता है, बस एस फेज में होता है। उसके बाद कह रहा है द रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम ब्रैकेट में डीएनए। हमको पता है क्या पता है कि कभी भी क्रोमोजोम का रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्रोमोजोम का संख्या कभी नहीं बढ़ता है, कभी क्रोमोजोम डुप्लीकेट नहीं करता है। कौन करता है? डीएनए करता है। तो एनसीईआरटी ने क्रोमोजोम यहाँ गलती से गलत लिख दिया है, इसीलिए ब्रैकेट में डीएनए मेंशन कर दिया है। कभी भी रेप्लिकेशन क्रोमोजोम का नहीं होता है, किसका होता है? डीएनए का होता है। तो द रेप्लिकेटेड डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियस। हाँ हमने किया, हमने पहले 2C से 4C किया, डीएनए को रेप्लिकेट किया, अब इसको बराबर बराबर मात्रा में दोनों सेल में बांट दिया, 2C और 2C। तो वही तो कह रहा है रेप्लिकेटेड डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज कहने का मतलब जब न्यूक्लियस या कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो फेज है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये चारों फेज में मिलके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो उसी का नाम न लेके एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स सीरीज कह दे रही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग डिवीजन, दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और जितना का जितना सारे प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे G1, चाहे S, चाहे G2, चाहे हमारा कैरियोकाइनेसिस, चाहे साइटोकाइनेसिस, सब कुछ जेनेटिक कंट्रोल में होता है सेल के। ठीक है, तो अगर हम एक आध क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, क्या ठीक है, अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे सामने दिख रहा है कि क्या दे रहा है कि सेल डिवीजन ऑकर इन, सेल डिवीजन किस में होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑल टाइप ऑफ सेल विथ नो एक्सेप्शन, सेल विदाउट न्यूक्लियस ऑल। क्या सारे में होता है? सारे लिविंग में सेल डिवीजन हाँ होता है। क्या हर प्रकार के सेल में होता है? बिना एक्सेप्शन की तो ये गलत बात है, हर प्रकार के सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। कुछ सेल जिसके पास डिवीजन नहीं होता, जैसे कि अगर हम बोले ह्यूमन के, तो ह्यूमन के न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता है, ह्यूमन के मेच्योर हार्ट सेल में डिवीजन नहीं होता है। और बोल सकते हैं जो हमारा ब्लड सेल होता है बोन मैरो के अंदर, लिम्फोसाइट्स, ये सब, इसके बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स जो सेल होते हैं, इन सब का सेल माइटोटिकली डिवाइड नहीं करता, ये लोग पैदा होते हैं, ये लोग डिवाइड नहीं होते हैं। तो बहुत सारी जगह पे सेल डिवीजन नहीं होता है। तो सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा वो डिवाइड कहाँ से करेगा? तो इसका आंसर जाएगा क्या? फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग टिक कर ले, फर्स्ट। ठीक, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेल डिवीजन ऑल्सो रिक्वायर, सेल डिवीजन क्या रिक्वायर करता है? कोऑर्डिनेटेड डीएनए रेप्लिकेशन ग्रोथ, कोऑर्डिनेटेड तरीके से हाँ करता तो है, डीएनए रेप्लिकेशन विथ ग्रोथ, टू डॉटर सेल, नॉन आइडेंटिकल जीनोम नहीं, ये आइडेंटिकल था। जब एक सेल से दो सेल बन रहा है, एक से दो बन रहा है, दो डॉटर सेल, तो जो इसके अंदर है वही जीनोम इंटैक्ट इसके अंदर जाएगा, वही इंटैक्ट इसके अंदर जाएगा, और दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो नॉन तो नहीं होगा, गलत हो गया। और डीएनए रेप्लिकेशन
और सिर्फ ग्रोथ होगा, नहीं, ये भी गलत है। एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेप्लिकेशन और ग्रोथ होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट जाएगा, कोऑर्डिनेटेड तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन और ग्रोथ होना चाहिए, तो फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आपको पता है जो जीवन फेज़ है, जीवन फेज़ में क्या होता है बच्चा, आपको बताया था कि जीवन फेज़ में अगर मान लें कि हमारे पास ये डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है या क्रोमोसोम है, और वो क्रोमोसोम एस फेज़ में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, मैंने वही बताया कि एस फेज़ में डीएनए डबल होता है बट क्रोमोसोम सेम होता है। तो डीएनए डबल होने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सिंगल क्रोमैटिड का क्रोमोसोम है तो डीएनए डबल के दौरान यही एक क्रोमैटिड यहाँ बढ़ जाएगा। ये तो इसको बोलते हैं डीएनए डबल हो गया, 2N से 4C, 2C से 4C हो गया। क्रोमोसोम कभी डबल नहीं होता, डीएनए डबल होता है, माने क्रोमैटिड बढ़ जाएगा। तो अभी भी दो ही क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 दो ही क्रोमोसोम है, लेकिन उसी क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड बढ़ गया, एक क्रोमैटिड बढ़ गया। देखिए यहाँ पर भी अभी भी दो ही क्रोमोसोम है बट एक्स्ट्रा अच्छे से समझ लिया था, बट उसकी एनसीईआरटी पढ़नी बाकी थी। हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, तो एनसीईआरटी रीड करते हैं फटाफट। आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग एमफिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रही है कि एक टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल इन कल्चर। तो एक ह्यूमन सेल को कल्चर किया गया, और नॉर्मली एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है बट हमने ह्यूमन सेल में हाइला सेल लिया था, एक कैंसरस सेल था। इसको विट्रो, विट्रो का मतलब कि आउटसाइड द बॉडी हमने कल्चर किया। तो हमको पता चला कि जो ये सेल्स होती हैं, ह्यूमन सेल्स होती हैं, दिस सेल्स डिवाइडेड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। मतलब ये कह सकते हैं कि कह रहा है कि जो ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, तो जब इसको हम लोग कल्चर किए आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो कंडीशन में, तो दिखा कि हमारा जो ह्यूमन सेल होता है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। तो दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर। क्या कह रहा है? हाउ एवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो डिवीज़न का है तरीका, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है। मतलब कि अगर इंसानों में 24 घंटे में सेल डिवाइड कर रहा है तो बंदरों में समय बदल सकता है, बिल्लियों में और, कुत्तों में कुछ और। ठीक है, तो जो हमारा टाइमिंग है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में और फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। कहने का मतलब कि अगर हमारे बॉडी का ही लीवर सेल का टाइमिंग डिवीज़न का अलग हो सकता है, स्किन सेल का अलग हो सकता है, ब्लड सेल का अलग हो सकता है ना। तो क्या हो गया सर, कहाँ कहाँ वेरी करता है? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करता है। जैसे कि एग्जांपल लिया ईस्ट का, ईस्ट जो होता है वो उसका जो सेल साइकिल डिवीज़न का टाइमिंग है वो 90 मिनट है। मतलब कि 90 मिनट के अंदर ईस्ट एक सेल से दो सेल बना देता है ना। तो हमारे ह्यूमंस में 24 घंटे में सेल डिवाइड करता है और ईस्ट में 90 मिनट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए ह्यूमन में स्किन और लीवर सेल में टाइमिंग चेंज हो सकती है, ह्यूमन और ईस्ट में सेल डिवीज़न की टाइमिंग चेंज हो सकती है। जैसे ईस्ट में 90 मिनट है और ह्यूमन में 24 आवर है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या बोला कि द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। सेल साइकिल 2 बेसिक फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि हम लोग कल पढ़ चुके थे। क्या क्या? इंटरफेज और माइटोसिस, एम फेज। ठीक है, एम फेज को ही माइटोसिस फेज बोलते हैं। तो इंटरफेज में हमने 3 फेज पढ़े हैं सर, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, जो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी रीड करते हैं फटाफट। बोला है कि द एम फेज रिप्रेजेंट, जो एम फेज है ये वाला एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर। कह रहा है एम फेज वह फेज है जहाँ पे सच में डिवीजन हो रहा है। ठीक है, डिवीजन हो रहा है बोलिए या माइटोसिस हो रहा है ये बोलिए। माइटोसिस का मतलब ही होता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। और कह रहा है जो हमारा ये इंटरफेज है ये 2 एम फेज के बीच में है। जैसे कि पहले डिवीजन हुआ, फिर इंटरफेज आया, ग्रोथ फेज, वापस फिर से डिवीजन हो गया। तो जो हमारा इंटरफेस है वो 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इट इज अ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नोट करना, दैट कि इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल का एवरेज सारे सेल जो होते हैं वो 24 घंटे में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। कह रहा है कि 24 घंटे में से लास्ट के 1 घंटे में ही सेल डिवाइड करता है। मतलब कि मोर देन, या तो बोल सकते हैं मोर देन या अप्रॉक्सीमेटली 23 आवर, 23 घंटे से ज़्यादा या 23 घंटे वो सिर्फ ग्रोथ करता है सेल अपने आप को। उसके बाद लास्ट के 1 घंटे में सेल डिवाइड करता है। तो हो गया सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट
फॉर ओनली अबाउट एन आवर, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। अगर बोले कि सेल साइकिल सेल डिवीजन 100% समय लेता है, तो लास्ट के 5%, या तो बोल सकते हैं कि 95% से ज़्यादा जो टाइमिंग है वो हमारा इंटरफेज ले रहा है, और लेस देन 5% जो टाइमिंग है वो डिवीज़न एम फेज ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, कह रहा है द एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज कब स्टार्ट होता है? जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, एक न्यूक्लियस नीचे एक न्यूक्लियस ऊपर, तो बीच में से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो एक सेल ये 2 सेल बन जाते हैं एक सेल से। ठीक है, तो द एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू दैट सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। कह रहा है कि किसी भी सेल की डिवीजन जो होती है वो साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के पे ख़त्म हो जाती है। स्टार्ट होती है ग्रोथ से और ख़त्म होती है साइटोप्लाज्म के डिवीजन से। ठीक है, और जो हमारा क्रोमोसोम है वो उसका जो क्रोमेटिड दोनों होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उसी को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है द इंटरफेस थ्रू कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस जो होता है उसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, बिकॉज कि अगर कंपेयर करें इंटरफेस को हम एम फेज से, तो एम फेज ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरफेस, इसलिए उसके कंपेरिजन में इंटरफेस को रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो लिखा गया ऊपर रेस्टिंग फेज क्यों? क्योंकि कंपेरिजन टू एम फेज। तो बोला द इंटरफेस थ्रू कॉल्ड रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। यह समय है जहाँ पे सेल खुद का प्रिपेयर करता है बाई अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो कैसे खुद को प्रिपेयर कैसे करता है? सेल का ग्रोथ करवाता है और डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है इन एन ऑर्डर मैनर, एक अच्छे ऑर्डर से, नहीं कि अनरैंडम तरीके से। इंटरफेज जो होता है वो डिवाइड होता है 3 तरीके से। आपको पता है G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। G1 फेज कहाँ से कहाँ तक होता है? बोल सकते हैं कि G1 फेज जो होता है सर वो M फेज के बाद आता है और S फेज के पहले आता है, तो बोलते हैं गैप बिटवीन M एंड S। देखो, तो ये G1 फेज है, ये M फेज के बाद आ रहा है और S फेज के बीच में आ रहा है। तो गैप बिटवीन M एंड S बोल सकते हैं, या तो M के बाद आ रहा है माने माइटोसिस के बाद आ रहा है, तो पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट मतलब कि बाद, पोस्ट माइटोटिक बोल सकते हैं और प्री सिंथेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, नया डीएनए बनता है। और G2 फेज जो होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब G2 फेज S फेज के बाद आता है तो बोल सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज, और M फेज के पहले आता है तो बोल सकते हैं प्री माइटोटिक फेज, या तो गैप बिटवीन S एंड M। ठीक है, इजी है। अब आपको बता दें तो चीज़ें क्या होती हैं सर? हमको पता कि जो हमारा जीवन फेज होता है ना, जीवन फेज में हमारे पास ऐसे सिंगल क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम, सर क्रोमोसोम होता है क्या? नहीं, अगर बोल सकते हैं बस अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर G1 फेज में बोले कि सिर्फ सिंगल क्रोमेटिड का अगर एक क्रोमोसोम हो, तो G2 फेज में बोलते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए 2C से 4C हो जाता है। तो रेप्लिकेशन करने का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम अभी भी एक ही है, G1 में भी एक ही क्रोमोसोम है, G2 में भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि G2 में आप बोल सकते हैं कि S फेज में जहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड एक और जुड़ गई, तो एक सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड आ गए और बीच में सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो अब ये G2 में हो गया, बीच एक कब हुआ था? S में हुआ था। तो G1 में ग्रोथ किया, S में रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन के दौरान ही एक सिस्टर क्रोमेटिड और जुड़ गया, और M फेज में ऐसा रहा। और M फेज में क्या होता है? जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक हमारा क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है डॉटर सेल, और एक नीचे, मतलब कि एक दूसरे सेल में, ये दूसरे सेल में चला जाता है। तो यही बोलते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड। ठीक है, और एक बात और जानने वाली है क्या कि होता क्या है सर जीवन फेज में? अगर बात करें जो जीवन फेज होता है, जीवन फेज में सर सेल का ग्रोथ होता है। हाँ, सेल का ग्रोथ तो होता ही है। जब सेल का ग्रोथ होता है तो सेल की ग्रोथ में सिर्फ साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है, न्यूक्लियस हमारा उतने का उतना ही बड़ा होता है। मान लीजिए कि जीवन फेज में आपका साइटोप्लाज्म 10 है और न्यूक्लियस हमारा 5 है, तो न्यूक्लियस अपान साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना होगा? 5/10। लेकिन जब सेल ग्रोथ करेगा और साइटोप्लाज्म की साइज बढ़ेगी लेकिन न्यूक्लियस की साइज सेम रहेगी, तो साइटोप्लाज्म 10 से 20 हो गया लेकिन न्यूक्लियस 5 ही रहा, तो N/C की वैल्यू 5/20 मतलब कम होगी। इसको वो बोलते हैं कि जो ग्रोथ फेज में
न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाता है, N/C रेशियो कम। देखो ये 5/10 ज़्यादा बढ़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू 5/20, ये छोटा हो गया। छोटा हो गया तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि व्हेन वी ऑब्जर्व डिवाइडिंग सेल इन कल्चर चांस इट दैट रिप्रेजेंट इन। कह रहा है कि अगर हम अचानक से सेल साइकिल सेल डिवीजन देखें किसी कल्चर मीडियम में, तो क्या चांसेस है कि किस फेज़ में हम उस सेल साइकिल सेल डिवीजन को देख सकते हैं। चांसेस पूछ रहा है कि क्या चांसेस है, किस फेज़ में देख सकते हैं। एम फेज़ में देख सकते हैं, उसको इंटर फेज़ में देख सकते हैं, या दोनों में से किसी एक फेज़ में देख सकते हैं। तो चांस बोल दिया तो इसका आंसर इंटरफेस जाएगा। क्यों? क्योंकि 95% से ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, इंटरफेस ले रहा है। 23 आवर लगभग इंटरफेस का है और 1 आवर एम फेस का है। तो आपको पास ज़्यादा चांसेस है कि आप सेल साइकिल सेल डिवीज़न के दौरान सेल को इंटरफेस में देखें। जिस लगा अगर एग्जांपल लिया जाए एक अच्छा एग्जांपल, तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा एग्जांपल ये होगा कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम सिर्फ एक दिन देते हैं, फर्स्ट संडे ऑफ मई। तो लेकिन अगर एग्ज़ाम एक दिन देते हैं वो भी 3 घंटे के लिए, मान लो आपके रिश्तेदार आपको हमेशा देखते हैं, तो किस फेज़ में देखेंगे, अधिकतर देखेंगे आप अपने घर पे पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। एग्ज़ाम देते हुए नहीं देख पाएंगे, बहुत कम चांस होगा। बहुत रेयर चांस में अगर वो आपको देखें तो आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। मैक्सिमम चांस में आप सोए होंगे, बैठे होंगे, घूम रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने घर पे होंगे। तो वही चांसेस यहाँ पर भी है कि सिर्फ सेल डिवीज़न का टाइमिंग जो होता है वो लास्ट के 1 घंटे का होता है, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको कोई डिवीज़न के टाइम पे देख पाए। मैक्सिमम चांस होंगे कि ग्रोथ के समय देखे। ठीक है, तो उसका आंसर जाएगा इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एज ए सेल एंटर इनटू एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। अगर आप चलो अभी तो ये आपने पढ़ा ही नहीं है ना, डीएनए रेप्लिकेशन ने पढ़ तो लिया है वैसे, फिर भी एक बार एनसीईआरटी की लाइन रीड कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग बोलते हैं कि दिया गया है कि जीवन फेज करिस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये जीवन फेज को बता रहा है कि जीवन फेज कब आता है। तो जीवन फेज को बोल सकते हैं कि ये इंटरवल है, माने बीच का पार्ट है। किसकी? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एम फेज के एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के। तो डीएनए रेप्लिकेशन का शुरुआती एस फेज से शुरू हो जाता है और माइटोसिस। तो कह रहा है कि जीवन फेज इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन एस में होता है, माइटोसिस यहाँ है, इन्हीं दोनों के बीच का पार्ट तो जीवन है। तो इसी को खूब थ्योरी के फॉर्म में लिखा है कि जीवन फेज करिस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इजी है। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग जीवन फेज के दौरान सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। हाँ होता है क्योंकि उसको ग्रोथ करना है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड कंटिन्यूसली ग्रो, और लगातार ग्रो कर रहा है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। हाँ जीवन फेज में ग्रोथ होता है अच्छा खासा, पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि अब ये एक और बात कह रहा है कि इसमें क्या क्या होता है सर, डीएनए से आरएनए, आरएनए से। ठीक है, ये तो ईजी है, बाद में देखेंगे। तो बात करते हैं जीवन। समझ में आया आपको जीवन क्या है सर? जीवन जो है माइटोसिस एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच के इंटरवल को जीवन फेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब एस फेज या सिंथेसिस फेज की बात कर रहा है। एस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। कह रहा है कि एस फेज आप इसको बोल सकते हैं। एस फेज आप तभी बोलेंगे जब देखेंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशन अब शुरू होने जा रहा है। शुरू होने जा रहा है तो उसी समय आप बोल देंगे कि देखो शुरू होने जा रहा है, मतलब कि एस फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच, जब डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस हो। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। अगर आपका डीएनए का अमाउंट 2C है तो डबल होके 4C हो जाएगा। कब सर? एस फेज में। ठीक है, तो इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C देन इट इंक्रीज टू 4C, डबल हो गया। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। ये साफ साफ एनसीईआरटी यहाँ पे पहली बार कही है। वैसे आपको हर जगह एनसीईआरटी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम बोलेगी, लेकिन साफ शब्द में कहती है कि जो एस फेज है, एस फेज में सिर्फ डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का ही डबल होता है, डीएनए का ही डुप्लीकेशन होता है। कहीं भी किसी भी कीमत पे क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है, क्रोमोसोम सिर्फ घटता है, वो भी मियोसिस में।
तो क्या कह रहा है, देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। इफ़ द सेल है डिप्लॉयड, अगर डिप्लॉयड होगा, जिसको बोलते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इवन आफ्टर S फेज, S फेज के बाद भी क्रोमोसोम जो होगा वो 2n ही होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो क्या क्या बताया, ये बता रहा है कि S फेज कब स्टार्ट होगा, तो बोलेंगे जब भी DNA का रेप्लिकेशन होते दिखिए आप समझ जाइए कि S फेज स्टार्ट हो गया है, और S फेज में क्रोमोसोम नहीं डबल होता है, सिर्फ DNA डबल होता है, ये कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एनिमल सेल में S फेज में कह रहा है कि एनिमल सेल में S फेज के दौरान DNA का रेप्लिकेशन तो होता ही है, न्यूक्लियस के अंदर DNA का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, लेकिन वहीं पे सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ड्यूरिंग द उस, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद कर रहा है अब G2 फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग G2 फेज में प्रोटीन आर सिंथेसिस, प्रोटीन बनते हैं इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ इज कंटिन्यू। कह रहा है कि G2 फेज में वो होता है जो M फेज में यूज़ होने वाला है। तो M फेज में हमको करना है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के लिए चाहिए हमको स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर प्रोटीन से बनता है मैक्रोट्यूब्यूल, और मैक्रोट्यूब्यूल बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का प्रिपरेशन G2 फेज में हो रहा है, कह रहा है। और जो ग्रोथ फेज है ना, सेल का ग्रोथ जो होता है वो लगातार हर सेल में होता है, जीवन में भी ग्रोथ हो रहा है, S में भी ग्रोथ हो रहा है, G2 में भी ग्रोथ हो रहा है, और कंटिन्यूसली वो ग्रोथ होते ही रहता है। लेकिन कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ होता है, G1 फेज में होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें कही गई है कि मान लीजिए आपके क्या कह रहा है कि आपके मान लीजिए G1 फेज में आपके पास डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड में 2n है और DNA की संख्या 2c है, और जो क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमेटिड का है। ये क्रोमोसोम देखो, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, दो क्यों लिया गया है, बिकॉज कि डिप्लॉयड है। ठीक है, तो पेयर में क्रोमोसोम है सिंगल क्रोमेटिड का, लेकिन S फेज में यही DNA का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमेटिड का क्या हो जाएगा, एक क्रोमेटिड बढ़ जाएगा, तो G2 फेज में ऐसा बन जाएगा। देखो अभी भी ये दो ही क्रोमोसोम है, जैसे यहाँ पे दो है तो वैसे यहाँ पर भी दो ही है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम डबल दो क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ, यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है, और ये क्रोमेटिड में जो हमारा बढ़ा हुआ है वही DNA कंटेंट में बढ़ा हुआ है, 2c से 4c हुआ है, कहाँ हुआ, S फेज में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि जैसे हमारा न्यूक्लियस के अंदर DNA की डुप्लीकेशन हुई है, वैसे ही हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर एनिमल सेल में सेंट्रियोल डबल होता है। मान लो एक सेंट्रियोल है तो डबल होकर 2 सेंट्रियोल हो जाता है। ठीक है, ये बातें गई हैं। तो ये यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो मैक्रोट्यूब्यूल होता है, मैक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल होता है एक तरीके से, जो कि डबल होता है S फेज में, और वही मैक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल फाइबर यूज होता है M फेज में, और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है इसका G2 में होता है। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया, स्टेटमेंट है कि एज अ सेल एंटर इनटू S फेज, जब सेल S फेज में एंटर करेगा तब DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कि जब DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा आप तब बोलेंगे कि हाँ DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है तो सेल एंटर कर जाएगा S फेज में। तो इसका जवाब जाएगा कि भैया NCERT कहती है कि जब भी सेल का DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तब ही जाके आप बोलेंगे देखो भैया यही है हमारा S फेज। ये नहीं कि पहले S फेज आएगा बाद में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तब उस फेज को हम बोलेंगे लो यहीं से S फेज स्टार्ट हो गया। तो इसका आंसर जाएगा स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोला है, कह रहा है कि सम सेल इन एडल्ट एनिमल, कुछ सेल एडल्ट एनिमल में डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हार्ट सेल मेच्योर हार्ट सेल किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होता है मेच्योर हार्ट सेल में। ठीक है, कोई भी माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है। माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस ही होता है। ठीक है, हार्ट सेल में नहीं होता, और कहाँ नहीं होता है, ह्यूमन की न्यूरॉन सेल में भी माइटोटिक डिवीजन नहीं होता है, और कहाँ नहीं होता है, ह्यूमन के जो ब्लड सेल्स होते हैं लिम्फॉइड, ठीक है, वहाँ पर भी किसी भी प्रकार का माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है, वो हमेशा नया बनते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर एग्जिबिट डिवीजन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हार्ट सेल NCERT बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है मेनी अदर सेल, बहुत सारे और सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, बहुत सारे जो सेल होते हैं वो हमेशा डिवाइड नहीं करते, कभी कभी डिवाइड करते हैं। कब करते हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा गया है, ऊपर क्या लिखा है कि मेच्योर हार्ट सेल न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं, और
कभी कभी डिवाइड कोई कोई सेल करता है जब वो सेल कहीं से ख़त्म हो जाए, सेल लॉस्ट हो जाए। कैसे? सेल लॉस्ट होने का चांस है कि सेल मर जाए, सॉरी सेल को घाव लग जाए, इंजरी। तो कोई कोई सेल हमेशा डिवाइड नहीं करता है, इंजरी होता है तो इंजरी से ठीक होने के लिए वो डिवाइड करता है, या तो उस सेल का नेचुरल डेथ हो गया है, नेचुरल डेथ हो गया है तो अब वो डेथ से पहले खुद को डिवाइड करता है। तो ये कह रहा है कि मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। इंजरी या सेल डेथ की वजह से कुछ सेल डिवाइड करते हैं वरना डिवाइड नहीं करते। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। क्या कह रहा है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो वो सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो जीवन फेज से ही उनको सेल साइकिल सेल डिवीज़न से बाहर भेज दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जीवन फेज है, ये एस फेज है, G2 फेज है। कोई सेल है जो जीवन फेज में एंट्री किया सेल डिवीज़न के लिए, लेकिन इसको चेक करते हैं जीवन फेज में, इसको चेक पॉइंट बोलते हैं। देखो ना, यहाँ पे लिखा है जीवन फेज को ही चेक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे चेक किया जाता है कि इस सेल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से है कि नहीं। अगर सेल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो वो सेल आगे एस फेज में नहीं बढ़ेगा, एस फेज में नहीं बढ़ेगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। कहाँ जाएगा? उसकी ग्रोथ सही नहीं होगी तो उसको सेल साइकिल सेल डिवीजन से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक फेज़ होता है, उस फेज़ का नाम होता है G0 फेज़। यहाँ पे भेजा जाता है, बोला जाता है कि तुम वापस तभी रिटर्न आओगे जब तुम्हारा ग्रोथ जीवन फेज में जैसे ग्रोथ होता है उस ग्रोथ के बराबर हो जाएगा, देन यू रिटर्न इन जीवन फेज, वरना तुम बाहर रहोगे G0 फेज में। ठीक है, तो हम जो सेल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं उनको आगे प्रोसीड न करके सेल डिवीज़न के सेल साइकिल के बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल के G0 फेज में डाल दिया जाता है, और G0 फेज में वो खुद के ऊपर काम करते हैं, और जब वो वापस से सही हो जाते हैं तो उनको रिटर्न वापस जीवन फेज में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, ये जीवन फेज में गया, बट जीवन फेज में क्या होता है सर, जीवन फेज में ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होता है और वो एक्टिव होता है। क्या ऐसा एक्टिव सर? ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, खूब अच्छे से डिवाइड करने के इसके पास चांस होता है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ भी हो रहा है, और लेकिन अगर ये प्रॉपर ग्रोथ नहीं किया तो इसको भेज देंगे G0 फेज में, और G0 फेज में देखो ये ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर रहा है। G0 फेज में भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन ग्रोथ सही से नहीं कर रहा है। जब ग्रोथ जो सेल सही से नहीं करता है वो G0 फेज में रहता है, लेकिन जब ग्रोथ अच्छे से कर लेगा तो रिटर्न आ जाएगा जीवन फेज में। वो जीवन फेज में ग्रोथ भी हो रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव भी है, तो आगे प्रोसीड कर जाएगा कहाँ पे? एस फेज में। समझ में आया? तो जो सेल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं वो G0 में चले जाते हैं, जब ग्रोथ करने लगेंगे तो वापस जीवन में आ जाएंगे। इसका मतलब कि G0 वाले मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होते हैं, एक्टिव ही होते हैं। ठीक है, एक्टिव होते हैं। तो वही लिखा गया है कि सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट कर देता है जीवन फेज और एंटर कर जाता है एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल तो बोल सकते हैं कि पूछता है कि क्या जो G0 फेज है वो सेल साइकिल का पार्ट है? तो देखो लिखा गया है कि हाँ ऑफ द सेल साइकिल, हाँ। तो क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल मतलब कि सेल साइकिल का पार्ट है लेकिन थोड़ा बाहर रहता है। बोल सकते हैं कि सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। कह रहा है कि G0 फेज में भी सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन, मतलब कि वो उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है, बस एक्टिव रहता है। अनलेस कॉल्ड टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। कह रहा है एनिमल सेल में जो सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। सर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली सेल का नाम आती है, उसको बोलते हैं जर्म सेल। जैसे कि जो ओवा बनाता है, स्पर्म बनाता है, वो जर्म सेल होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। लेकिन हमारा स्किन का सेल, हार्ट का सेल, बॉडी है ना, लिवर का सेल, ये होते हैं सोमैटिक सेल्स होते हैं, ये कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते हैं। तो इन सेल्स में हमेशा एनिमल के सोमैटिक सेल में हमेशा माइटोटिक डिवीजन ही होता है। तो उसका कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन क्या है सर? हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी बी। तो क्या होता है मेल हनी बी में? क्या होता है कि जो मेल हनी बी होता है बच्चा, मेल हनी बी माइटोसिस से बना होता है। किससे बना होता है? माइटोसिस से। जो मेल हनी बी होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो देखिए जो इसका एग्जांपल मैंने दिया गया, जो क्वीन है हनी बी में,
क्वीन जो होती है वो रानी होती है और इसके पास 2 ईयर मतलब कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, क्वीन है। इसका मियोसिस हो गया, क्वीन का मियोसिस होता है। तो क्वीन का मियोसिस होता है तो वो मियोसिस से क्रोमोसोम आधा हो जाता है, हाँ, तो 2n का n हो जाएगा, 32 का 16 हो जाएगा, तो मियोसिस से एग बनाती है। अब ये जो एग है इसी का माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब कि एक सेल जो n है वो n ही रहेगा, लेकिन वो कई डिवाइड करके कई सारे सेल बना लेगा। माइटोसिस का मतलब ये होता है। तो माइटोसिस करके वो एक पूरी की पूरी नई बॉडी बना लेती है उसको, और ये जो प्रोसेस बोलते हैं इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन मेक एन न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के कोई एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो जो फीमेल थी, क्वीन थी, क्वीन का मियोसिस करके एग बनाए थे, उसी एग का माइटोसिस किया गया और एक वापस से हनी बी बन गया। लेकिन जो ये हनी बी है ये मेल हनी बी होता है और स्टेराइल होता है, इसलिए इसको ड्रोन बोलते हैं। स्टेराइल क्यों होता है कि बिकॉज ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है, हैप्लॉइड है, ठीक है। तो आप पहली बार देखते हैं कि एनिमल में सोमैटिक सेल में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो ये जो मेल है अब इससे कुछ बनेगा तो वो सर माइटोसिस से नहीं होगा, बिकॉज कि ये एन है, एन में मियोसिस नहीं हो सकता, एन सेल में मियोसिस नहीं हो सकता। तो ये हमारा एक्सेप्शन है। तो फ्यू एक्सेप्शन में कौन आ गया, मेल हनी भी आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगेंस्ट दिस, इसके अलावा जितने प्लांट होते हैं, प्लांट में माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है, दोनों हो सकता है। तो अगेंस्ट दिस प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन, प्लांट माइटोटिक डिवीजन शो करता है इन बोथ हैप्लॉइड सेल में भी और डिप्लॉइड सेल में भी। एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल एल्गी ले सकते हैं। एल्गी जो होता है, एल्गी की पूरी लाइफ हैप्लॉइड होती है, बट एल्गी जाइगोट होता है तो वो उस समय उसके पास डिप्लॉइड सेल होता है। तो डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हो जाता है और नॉर्मल एल्गी में हमेशा क्या होता है, माइटोसिस ही होता है, ठीक है। तो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट। तो ये प्लांट का वापस से दे रहा है कि प्लांट जब हम चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट किंगडम तो देखते हैं उसमें प्लांट किंगडम में एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो एल्गी जो होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक होता है। तो जो ये होते हैं इनमें माइटोसिस होता है, एल्गी में माइटोसिस होता है, ब्रायोफाइटा में माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस यहाँ पे प्लांट में हो रहे हैं, उसका एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ख़त्म कर दिया पूरा अच्छे से क्लियर। कुछ क्वेश्चन बचे हमारे पास, जैसे कि बोला गया है कि इन विच फेज सेल ग्रोथ होकर, किस फेज में सेल ग्रोथ होता है। सर सेल ग्रोथ तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो सारे के सारे फेज में होता है, तो इसका आंसर ऑल जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा बात करें कि मैक्सिमम सेल ग्रोथ होकर, मैक्सिमम सेल ग्रोथ किस फेज में होता है, तो सर मैक्सिमम सेल ग्रोथ जो होता है हमारा वो G1 फेज में होता है, इसका आंसर जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्म इन, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो बनता है स्पिंडल फाइबर के लिए किस फेज में बनता है, तो वो बनता है हमारा कहाँ बनता है, G2 फेज में बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द मोस्ट एक्टिव मेटाबॉलिक फेज, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव कौन सा फेज है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे डिवीज़न होगा, इसका मतलब कि ये हो जाएगा हमारा एम फेज में डिवीज़न होता है, तो इसलिए ये मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक। तो आंसर हो क्या ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम एम फेज पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।